सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज है एस्केप ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग का सेशन नंबर 2। आई होप यू ऑल एंजॉयड द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ एंड सेकंड सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं ये 3 टॉपिक्स। ओके, तो आज का पूरा सेशन का मकसद है वैल्यूएशन सीखना। ठीक है, तो वैल्यूएशन सीखेंगे तो कैसा है कि अच्छा कंपनी तो बहुत लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन सही वैल्यूएशन पर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द वैल्यूएशन एनालिसिस फर्स्ट, जहाँ पे हम लोग बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन एनालिसिस समझेंगे कि जहाँ पे कौन से टाइप के वैल्यूएशन एनालिसिस करने पड़ता है एज इन्वेस्टर। सेकंड है एमओएस, इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे देखा जाता है, ढूंढा जाता है, एज एन बिग इन्वेस्टर्स कैसे देखते हैं उस चीज को, एंड हाउ कैन इट बेनिफिट यू। ओके, थर्ड है द गोल्डन कॉम्बो ऑफ स्विंग्स। अभी कैसा है कि वैल्यूएशन एक पर्सपेक्टिव है जो हम लोग कंसिडर करते हैं कोई स्विंग ट्रेड लेने से पहले भी, तो वो कैसे हम लोग को हेल्प करता है आइडेंटिफाई गुड स्विंग्स, वो हम लोग शेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन। ओके, आई होप सबको सब सुनाई दे रहा है, एवरीथिंग इज गुड। द ओके, फर्स्ट सेशन जो आपने सब लोगों ने मिस किया, काफी लोग जो बोल रहे हैं, प्लीज रिमेंबर कि ऑफ कोर्स ये दोनों भले इंटर रिलेटेड नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझोगे कि फ्लो कैसे पकड़ना है। फर्स्ट सेशन जो देख लेगा उसको सेकंड सेशन काफी अच्छे से समझेगा भी साथ में, बट रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल दैट माइट बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं पीएनएल वगैरह पढ़ने आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यूएशन एनालिसिस। इसके 4 पहलू है। फर्स्ट है पी रेशियो, जो कि बहुत ही फेमस रेशियो है, बहुत लोगों को पता रहेगा। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, सेकंड है पीबी रेशियो, इट्स प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, सबको दिख रहा है। प्लीज चेक द पिन वन, मिल जाएगा उसमें आपको। लेट्स कंटिन्यू। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस, Yes, yes, विजिबल it's विजिबल okay, विजिबल। okay, ओके okay, ओके। okay, okay. Okay. So we'll continue with this. PV ratio is price to book ratio. Okay, price to book value ratio. PS ratio is price to sales ratio. EV by EBITDA is enterprise value divided by EBITDA. EBITDA होता है एक तरीके का ओपीएम, यू कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जहाँ कंपनी का कोर प्रॉफिट्स कंसिडर किया जाता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये सब समझना है तो थोड़ा लास्ट वाला लेक्चर बैठ के, और जिसमें उन्होंने पीएनएल अच्छे से समझाया था, तो तुम्हें ये सारे टर्म समझ में आ जाएंगे कि अर्निंग्स क्या होता है, प्रॉफिट क्या बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कहाँ दिखता है, टैक्स कहाँ दिखता है, डेप्रिसिएशन कहाँ दिखता है, ये सब तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, जो ये इतने बहुत ज्यादा टफ टर्म्स लग रहे हैं, इतने ही ये आसान है और इतनी ही ज्यादा हेल्पफुल टर्म्स है ये चीज। तो विल गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट रेशियो, इस पी रेशियो। पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये सारे रेशियोस हम लोग कैलकुलेट करना तुम्हें सिखाएंगे। उसके रेशियोस कैसे कहाँ से डिराइव होते हैं वो सब भी सिखाएंगे, उसका मीनिंग सिखाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद मेहनत नहीं करना है, देन स्क्रीनर.in इज एन वेबसाइट दैट is widely used by fundamental analysts to get these ratios quickly। यहाँ पे ऐसे पहले से ही कैलकुलेटेड रहता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पी रेशियो। ओके, सो व्हाट इज पी रेशियो एंड पी रेशियो से हमें मदद कैसे होती है, पहले वो सोचते हैं। पी रेशियो में ये समझो कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस रहता है उसको उसके प्रॉफिट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कि उसके प्रॉफिट्स कितने अच्छे जा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं उसके स्टॉक प्राइस के मुकाबले। ठीक है, अभी 2 किस्म के कंपनीज होते हैं। एक ऐसी कंपनीज की एक ऐसी कंपनी होती है जिसका अर्निंग्स उसके प्राइस को चेज करता है। इसका मतलब क्या, अभी तुम इमेजिन करो, ऐसे तुमने कितने सारे स्टॉक्स देखे रहेंगे जिनके ऊपर ये एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप रहता है कि नेक्स्ट क्वार्टर या फिर आने वाले कुछ सालों में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट छापेंगे। ठीक है, अभी ऐसे स्टॉक्स में कैसा है, उनका प्राइस पहले से हाई रहता है। मतलब कि अगर तुमने कोई स्टॉक 100 रुपए का रहेगा, ठीक है, लेकिन लोगों ने इन्वेस्टर से उसको ले लेके उसको 300 400 500 पे बढ़ा दिया, क्योंकि उसका डिमांड बहुत हाई है, ये सोच के कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करने वाली है। अब ऐसे केस को अपन बोलते हैं पी रेशियो में, पी रेशियो बहुत हाई है बिकॉज अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज बीइंग चेस्ड, सॉरी, प्राइस ऑफ द कंपनी इज चेस्ड बाय द अर्निंग्स। ओके, मतलब कि यहाँ पे प्राइस पहले से ही बढ़ चुका है, अर्निंग्स अभी उनको चेस करने आ रहे हैं। ठीक है, तो अर्निंग्स जब भी चेस कर रहे हैं प्राइस को तो दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी एक कोई कंपनी का अर्निंग्स नहीं बढ़ा है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप है, तो उसके चैनल में, मतलब वो जो टाइम है जहाँ पे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 1 साल, 2 साल, उसके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कंपनी को। एक
बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि जैसे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाना अचानक, ईरान और इसराइल ने वॉर कर दी, तो यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो उनके शायद जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो बढ़ गए। जो वो लोग ने प्रोजेक्ट सोचा था जितने टाइम में खत्म होना चाहिए उतने टाइम में खत्म नहीं हो रहा, वो डिले होते जा रहा है, ठीक है। दिस इज द केस फॉर एनएचपीसी एंड ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है जिसमें तुम ये देखोगे कुछ ना तो कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स आती जाती है, जिससे उसका जो प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड रहता है वो कम होते जाता है, या फिर वो क्वार्टर्स में या फिर वो ईयर में इतना अच्छा नहीं आ पाता। तो जब तुम ऐसी कंपनीज चेज करते हो जिनका प्राइस पहले से ही बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेड है कि उसका प्रॉफिट्स भी इतना ही बढ़ेगा कल जाके, तब दिक्कत होती है। तब वैसी कंपनीज को अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं बिजनेस के कोर फंडामेंटल्स में, जिसमें कंपनी बेचारी उसके शायद मैनेजमेंट का भी कुछ बोलते हैं ना गलती नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम बाहर के सर्कमस्टेंसेस इतना क्रूशियल रोल प्ले कर देते हैं जहाँ पे कंपनी के अर्निंग्स इतने तेजी से बढ़ नहीं पाते जितना एक्सपेक्टेड था। तो ये सिर्फ मैं नहीं, ये राकेश जुनवाला वो खुद भी ऐसा कहते थे कि ऐसे स्टॉक्स को चेस करो जिनके जिनके अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप नहीं हो गए, ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा के देगी आने वाले सालों में। ऐसे कंपनीज को चेस नहीं करना है, ठीक है। दूसरे टाइप की कंपनीज होती है, ओके। ऐसी टाइप की कंपनीज आर दी शुड बी अ क्रश, ओके। जो भी मैं कंपनी ये बताने वाला हूँ, ऐसी कंपनीज जिनका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है लेकिन उसका प्राइस स्टैग्नेंट है या फिर नीचे जा रहा है, ऐसे कम कंपनीज रहते हैं। तो बोलते हैं ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू फाइंड दोस कंपनीज, लेकिन तुम्हें मिलेंगे, स्पेशली जब बेयर मार्केट चालू है, मार्केट में ओवरऑल स्टॉक मार्केट में इतना डिमांड थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, तब ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे जो ओवर द इयर्स अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल शायद उनकी इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है या फिर स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं है, तो पंप एंड बोलते हैं ना फॉरेन एफआईज अपने सेल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यूएस में इन्वेस्ट करना है, जापान में इन्वेस्ट करना है, चाइना में इन्वेस्ट करना है। तो उस चक्कर में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उनका स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट रह गया। तो वैसे स्टॉक जब भी आपको मिलेगा तो उसको अपनी क्रश बना दो, ठीक है। मतलब वैसे स्टॉक्स को चेस करना है, वैसे स्टॉक्स के पीछे लगना है। तो फिर जब तुम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ लेते हो जिनका अर्निंग्स तो ऊपर जा रहा है लेकिन उनके प्राइस नीचे स्टैग्नेंट रह गया है, और अब आज नहीं तो कल जब भी वो इंडस्ट्री में तेजी आएगी या फिर मार्केट में तेजी आएगी, ब्रॉडर मार्केट में तेजी आएगी, एफआई फिर से आते हैं, तो वो देखेंगे कि कहाँ सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड एसेट्स है, तो वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करेंगे और अपने आप वो अर्निंग्स प्राइस को चेस करने जाएगा, सॉरी प्राइस अर्निंग्स को चेस करने जाएगा। सो दिस इज प्राइस, सॉरी दिस इज द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, जो बढ़ते आ रहा है बढ़ते आ रहा है बढ़ते आ रहा है, ठीक है, और उसका प्राइस स्टैग्नेंट है बहुत सालों तक। लेकिन जैसे ही बोलते हैं ना कंपनी में इंडस्ट्री में तेजी आती है, फिर मार्केट में तेजी आती है, तो उसके वजह से जो भी ये प्राइस ऑफ द जो इतना टाइम से ऐसा पड़ा था और तुमने तब एक्यूमुलेट किया स्टॉक को, तो आज नहीं तो कल द प्राइस विल स्टार्ट चेजिंग द अर्निंग्स, मतलब कि एक फेयर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन पे तुम्हें स्टॉक दिख सकता है एंड यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। इसके बहुत अच्छे क्लासिक एग्जांपल्स है, जैसे कि वारियन नेवल्स एक बहुत वन ऑफ द फेमस स्टॉक जिसके ऊपर काफी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो गए थे। हुआ क्या था कि उन्होंने 2020 में ठीक है 0 CR का कुछ भी प्रॉफिट नहीं छापा, फिर 3 CR का किया था, फिर 26 CR का किया, फिर 80 का किया, फिर 200 का किया। तो हो क्या रहा था, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था तो सब लोग को ये दिख क्या रहा था कि देखो 3 से 26 कर दिया, मतलब इन्होंने 8 टाइम्स प्रॉफिट छाप दिया है, 9 टाइम्स प्रॉफिट छाप दिया है। उसके बाद वापस नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, सीधा 26 का 80 कर दिया, मतलब 4 टाइम्स प्रॉफिट छापा। 80 का 200 करोड़ कर दिया, 80 का 200 मतलब वापस 3 टाइम्स हो गया। तो सबको यही बिल्टअप दिखता है कि अरे देखो ये स्टॉक तो अच्छा बनेगा क्योंकि इसका अर्निंग्स इतना अच्छा पोस्ट होते जा रहा है। पर अभी एक बात बताओ, एक कंपनी को 2 से 20 करोड़ तक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लेके आना है, दिस इज नेट प्रॉफिट। तो 2 से 20 करोड़ अगर नेट प्रॉफिट लेके जाना है तो उसके लिए काफी सारा कंसिडरेबली लेस वर्क रहता है या फिर बहुत फास्ट एक्सपेंशन हो जाता है, लेकिन 20 से वापस से 200 लेके जाने को जान पे लगने वाला, राइट। तो 200 से 20 से सीधा 200 नहीं गया, फुल ईयर में 20 से 60 गया, मतलब कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद 8 टाइम्स 10 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे भी 60 भी इज गुड, राइट। 3 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ गया साल के अंदर। अभी ये वापस से एक और बार 3 टाइम्स बढ़ाया लोग ने, लेकिन क्या इज इट पॉसिबल कि आगे आने वाले सालों में ही कंसिस्टेंट रहे, हर साल थ्री थ्री टाइम्स अपना प्रॉफिट बढ़ाना है? इज इट पॉसिबल? नहीं, राइट। तो एक टाइम के बाद कैसा होता है, कोई भी कंपनी ने अच्छे क्वार्टर्स नहीं दिया या फिर जो भी मैंने अभी बिजनेस डिफिकल्टीज उसने फेस की उसकी वजह से थोड़ा साल में कम प्रॉफिट छापा, जैसे कि 100% अगर एक्सपेक्टेड था फॉर एग्जाम्पल, तो उसे 50% छापा है, 30% छापा, विच इज कंसिडरेबली गुड, लेकिन
मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि वो 100% प्रॉफिट छापेगा, ठीक है। उसके वजह से फिर स्टॉक प्राइस करेक्ट करने लगता है, जैसे कि वारी रिन्यूएबल्स का हुआ था, उसके ऑल टाइम हाई से वो 50% डिस्काउंट पे अभी, ठीक है। वो क्यों हुआ? क्योंकि देखो ऐसे देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी कुछ बुरा नहीं कर रही थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप थे वो बहुत हाई थे, तो वैल्यूएशन रिस्क कैरी कर रहा था कंपनी बहुत पहले से। एंड जो लोग ने एकदम हायर वैल्यूएशन पे उसको स्टॉक को लिया, दे आर पेइंग द प्राइस, जहाँ पे स्टॉक अभी 50% डिस्काउंट पर चला गया। सेम गोज विद द मैचगांव, जो अभी एक बंदे ने पूछा था। द पॉइंट इज कि जब तुम स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे या फिर उसके ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर ले रहे हो, तब तुम एक रिस्क कैरी कर रहे हो कि कल कोई कंपनी वैसे एक्सपेक्टेशंस जैसे उसके ऊपर जुड़े हुए वैसे कंपनीज अगर तुमने में इन्वेस्ट किया रहेगा, तो फिर इट इज पॉसिबल कि वो बिजनेस फंडामेंटली इतना अच्छा नहीं कर पाए, एंड द स्टॉक कैन कम डाउन क्रैशिंग। जैसे तुमने अभी न्यूज वगैरह में भी बहुत बार देखा होगा, मिस स्ट्रीट एस्टिमेट्स, बीट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो ये क्या होता है, बीट्स काफी कम दिखेंगे ऐसे स्टॉक्स में दिखेंगे जो शायद ज्यादा नोन नहीं है, और मिसेज ऐसे स्टॉक्स में दिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा नोन होंगे, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के आसपास बहुत नोन रहेंगे। तो वो स्टॉक्स में ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बिल्टअप था, एंड देन इट केम डाउन क्रैशिंग बिकॉज वो जो एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप था वो पूरे नहीं कर पाया, ठीक है। आप ही सोचो ना, 60 करोड़ का 150 करोड़ गया, दैट इज गुड। नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट ईयर में आप वापस सोचते हो कि चलो 150 का 300 400 करोड़ कर देगा, तो आप उस हिसाब से उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो स्टॉक को खरीदते हो। भले ही कंपनी ने 150 का 250 करोड़ कर दिया, विच इज गुड, राइट। 150 करोड़ का 250 करोड़ करना इज अ गुड अमाउंट, बट फिर भी हमारे एस्टिमेट्स बीट नहीं होते, इसलिए हमें लगता है यार स्टॉक इतना शायद अच्छा नहीं कर रहा है। एंड देन इवन इफ द कंपनी डज गुड इन फंडामेंटल्स, येट द प्राइस माइट करेक्ट। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, वेयर द कंपनी इज चेजिंग प्राइस, अर्निंग शुड बी चेजिंग प्राइस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है उसमें। ओके, सो अगर एक बार वापस से रिवीजन दे देता हूँ जिन लोग को अगर नहीं समझ रहा तो, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्टिंग वैल्यू, पहली बात वैल्यूएशन सीख लेते हैं, फिर इंटरेस्टिंग वैल्यू पे जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पी रेशियो में प्राइस और अर्निंग्स, अर्निंग्स यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला पहले सीखते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? कंपनी का मार्केट कैप, मार्केट कैप मतलब अगर तुम्हें पूरी टोटल कंपनी को खरीदना है तो फिर क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, तो सबसे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे उनके। तो सपोज मेरे पास कंपनी के शेयर्स है, हार्दिक के पास है, ऐसे जितने भी लाखों इन्वेस्टर्स हैं उनके पास सबके पास शेयर्स रहेगा, राइट। तो वो इनटू उसका करंट स्टॉक प्राइस, अगर 100 रुपए का स्टॉक है और 100 इन्वेस्टर्स है, तो सॉरी 100 शेयर्स है, तो फिर 100 into 100 यू कैन से 10,000 रुपीज में पूरी कंपनी खरीद सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड पी रेशियो, ठीक है। तो मार्केट कैप इज दैट, ओके, जो टोटल कंपनी का वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नेट प्रॉफिट से, जो आपको बैलेंस शीट में या फिर एनुअल रिपोर्ट में, सॉरी बैलेंस शीट के पीएनएल में आपको दिख जाएगा screener.in पे, या फिर तो एनुअल रिपोर्ट में दिख जाएगा, जहाँ पे कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसको मार्केट कैप से डिवाइड किया जाता है। जो कंपनी का पूरा वैल्यू है उसको मार्केट कैप से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मार्केट कैप को नेट प्रॉफिट से डिवाइड किया जाता है, ओके। आई होप, देखो इसमें कैसा है कि पी रेशियो इज वेरी वाइडली यूज्ड रेशियो। इट्स नॉट लाइक समथिंग न्यू कि आपको इतना ऐसा दिमाग घूम जा रहा होगा। ऑफ कोर्स फॉर्मूला समझाने के टाइम पे आपको काफी भी लगता होगा कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, बट ये बहुत सिंपल है कि मार्केट कैप निकाल लिया, कंपनी का प्रॉफिट कितना चल रहा है, और उसके बेसिस पे, दैट इज इन टाइम्स नॉट इन परसेंटेज, इट्स इन टाइम्स, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कंपनी फिलहाल वैल्यूएशन कैसे चल रहा है इसका पी रेशियो वाइज। ओके, सो इसको अगर मैं और ब्रेक डाउन करूँ, ओके, सो अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करूँ तो स्टॉक प्राइस, जो भी कंपनी का स्टॉक प्राइस है उसको डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर करते हैं, जो भी टोटल नेट प्रॉफिट है। अगर तुम्हें मार्केट कैप नहीं निकालना है तो तुम नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करते हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो, ओके। आई होप ये सबको समझ रहा है। आई नो इट्स लिटिल फैंसी थिंग टू अंडरस्टैंड इफ यू हैवंट हैड अ कॉमर्स बैकग्राउंड। तो एक बार मेरे को थम्स अप दो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तुमको फॉर्मूला समझा कि नहीं, इसका मीनिंग मैं वापस से समझाऊंगा, ओके। ओके, थोड़े लोगों को नहीं समझा, आई गेस, ओके। तो अभी एक बार वापस से एक बार समझाता हूँ मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट कैप मतलब क्या होता है? मेरा जो भी स्टॉक प्राइस है, कंपनी का स्टॉक प्राइस, अगर वो 100 रुपीज चल रहा है, ओके, एंड एट द सेम टाइम मेरे कंपनी के 100 शेयर्स है जो मैंने अलग अलग जगह पे सबको बांट के रखे हैं, ठीक है। अभी जो 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज का मार्केट शेयर, इसको मैं इंटू करता हूँ, मतलब कि इसको 100 into 100 करता हूँ, तो मेरे पास 10,000 आता है, राइट। 10,000 इज माई मार्केट कैप, ओके। 10,000 इज माई मार्केट कैप, उसको मैं डिवाइड करता हूँ टोटल नेट प्रॉफिट से,
नेट प्रॉफिट यानी कि कंपनी का जो भी मुनाफा हुआ है, सारे जो भी चीजें निकाल के उसके एक्सपेंसेस निकाल के। अगर नेट प्रॉफिट को अच्छे से समझना है तो फिर लास्ट लेक्चर बैठना पड़ेगा। आई होप सबको नेट प्रॉफिट पहले से पता हो कि कंपनी के अंदर का नेट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक इन है। एंड यार सब निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा, हाँ, मुनाफा तो हुआ। निर्मला ताई को दे दिया तुमने, टैक्सेशन दे दिया, सब दे दिया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, राइट। तो मार्केट कैप समझ गया, अगर नेट प्रॉफिट समझ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो पी रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अभी पी रेशियो निकालने का एक और तरीका होता है जिसमें तुम सिर्फ स्टॉक प्राइस को कैलकुलेट करते हो और फिर नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ, जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं उससे डिवाइड कर लेते हो। जैसे कि अगर मेरा 100 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर 100 शेयर होल्डर्स है, ठीक है, 100 शेयर है, सॉरी, शेयर होल्डर्स बोल रहा हूँ बार बार, 100 शेयर्स है और मेरा 100 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 1 रुपया ईपीएस आएगा, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अर्निंग पर शेयर 1 रुपया आएगा। और अगर सपोज मेरा 100 रुपए का स्टॉक प्राइस चालू है और ईपीएस मेरा 1 रुपया है, तो फिर मेरा 100 पी आएगा। ओके। आई होप सबको समझा भाई नोट्स में क्या लिखना है। ओके, सो नोट्स में लिखना है ये जो तुम्हें फॉर्मूलाज रेशियोज दिख रहे हैं वो लिखना है और इसका मीनिंग लिखना है। अगर तुम्हें चाहिए तो इसका रिकॉर्डिंग रहेगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस एज वेल। अगर नोट्स का, इफ यू डोंट वांट टू राइट इन नोट्स, इफ यू हैव एन हैबिट टू राइट इन नोट्स, यू कैन राइट दीज थिंग्स डाउन। लेकिन उसके अलावा पहली बात, इसका मीनिंग समझो। ऐसी कंपनीज को चेज नहीं करना है जिनका अर्निंग्स पे बहुत एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो एंड उसका प्राइस पहले से ऊपर चला गया। तो ऐसे कंपनीज का पहले से पी रेशियो बहुत हाई रहता है। बोलते हैं ना कि पी रेशियो बहुत हाई है, तो हाई क्यों है? उसका पी मतलब प्राइस बहुत बढ़ चुका है और उसके अर्निंग से भी एक्सपेक्टेड है कि वो इतना ही अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, स्टॉक। और उसमें बहुत बड़ा रिस्क कैरी कर लेते हो कि अगर बिजनेस ने कुछ भी बीच में डिफिकल्टीज फेस की, देन हो सकता है कि वो इतना अच्छे से अर्निंग्स चेज नहीं हो एंड उसके वजह से स्टॉक नीचे आ सकता है। जैसे कि अपने एग्जांपल में अपन ने देखा आज के टाइम पे वार रिन्यूएबल्स इज वन ऑफ द एग्जांपल वेयर यू कैन सी। और अच्छे कंपनीज क्या होते हैं जिनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, मतलब कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्राइस स्टैग्नेंट रह गया है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, इंडस्ट्री अच्छा नहीं चल रहा है। ये रीजन की वजह से काफी बार स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट रह जाता है और अर्निंग्स बढ़ते जाता है। ठीक है। वैसे टाइप के कंपनीज थोड़े यू कैन से आर द गोल्ड माइन फॉर यू, वेर यू कैन invest in them and chase those kind of stocks, right? तो उसके ने एग्जांपल में अभी अपन ने जेके वेपर यूज किया है। जेके वेपर का 2017 से 19 के बीच में उसका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट डबल हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट रह गया था, 100 120 के बीच में कुछ तो स्टैग्नेंट रह गया था, जबकि उसका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ओके। इन दैट केस यू कैन से कि इट इज एन अंडरवैल्यूड एसेट एंड यहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू हैड, तो आज के टाइम पे स्टॉक 400 450 चालू, 450 रुपए के आसपास चालू है एंड इट हैज ऑल्सो गॉन अप टिल यू कैन से 600 रुपीज। तो ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करना विल गिव यू पीस एज वेल एंड इट विल अर्न यू वेल्थ इन द लॉन्गर टाइम। ओके। भाई प्रैक्टिकल करके बता सकते हो, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या करो अभी? अगर ओके, आई डोंट हैव एन आईपैड राइट नाउ टू शो यू द कैलकुलेशंस, बट ओके, सो अगर मैंने ये यहाँ पे 149 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट है, ठीक है मेरा, इसको मैं डिवाइड बाय जितने भी नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसको करूंगा, जो भी ईपीएस आएगा मेरा उसको मेरे को स्टॉक प्राइस से डिवाइड करना है। आई होप ये चीज सबको समझ रहा है। ओके। पहले रोने वाला स्माइल आया, बट हाँ चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक इसका मीनिंग समझ में आ गया एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, ओके, विद द रेशियो। ओके, सो पीबी रेशियो क्या होता है? अभी जैसे कि एक आपने पीएनएल, जो भी लास्ट आपने देखा, दिस इज अ पीएनएल, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जब भी बैंक्स को तुम बोलते हैं ना, बैंक्स का एनालिसिस करने जाते हो, वैल्यूएशन एनालिसिस करने जाते हो, तो यू कैन नॉट कंसिडर पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि है ना वहां पे उनका जो इनकम रहता है या फिर उनका जो सोर्सेस रहता है इनकम का, वो बहुत बड़े अदर इनकम से आता है, यानी कि बाहर से आता है। जो उसका मेन इनकम रहता है उससे नहीं आता, जैसे कि लोन पेमेंट से सिर्फ नहीं आता, उन्होंने कहीं बहुत अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, वहां से उनके बहुत सारे इनकम्स आते हैं। तो पीएनएल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है बैंक्स में। अभी इसके ऊपर जब भी हम लोग एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें बैंक के कोई भी एक स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके ऊपर एक इन डेप्थ ये बोलता है सेशन लेंगे। बट अभी के लिए ये समझो कि अगर तुम जब भी कोई भी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो ये समझो कि उनका पीएनएल बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं उनके पीएनएल में। इसके ने जब भी तुम वैल्यूएशन एनालिसिस कर रहे हो या फिर जब भी तुम बैंक का एनालिसिस कर रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए उनके बैलेंस शीट पे। ओके।
आई होप सबको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, आई होप यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी समझाया था। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो वो सेशन को एक बार रेफर कर देना, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने HDFC का बैलेंस शीट यहाँ पे लिया है, जहाँ पे तुम देख सकते हो उसका बोरोइंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ते आ रहा है, विच इज अ गुड थिंग इन अ बैंक, राइट। अगर बैंक है तो उसको बोरोइंग्स बढ़ाते जाना पड़ेगा, मतलब उसके पास डिपॉजिट्स बढ़ते रहना चाहिए, उसको जो भी वो लोन दे रहा है वो भी बढ़ते रहना चाहिए, एंड उसके पास पैसे भी आते रहने चाहिए, राइट, बोरोइंग्स के अंदर। तो इन बैंक यू हैव टू सी कि बोरोइंग्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ओके। अभी पीबी रेशियो क्या होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, बैलेंस शीट की हेल्प से, ठीक है। फर्स्ट, उसका जो भी स्टॉक प्राइस रहेगा उसको डिवाइड करना है बुक वैल्यू से। अब बुक वैल्यू क्या होता है, जो भी कंपनी ने बोरोइंग्स, मतलब कि कंपनी के पास जो भी लोन्स है, ठीक है, लोन्स है, एडवांसेस है, वो कंपनी कितना अच्छे से मैनेज कर रही है, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कंपनी के पास 3 लाख 30 लाख करोड़ का ये वाला बोरोइंग्स है, तो उसको कितना अच्छे से कंपनी घुमा रही है इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स या फिर जो बाकी फिक्स असेट्स है उसके अंदर, और उसके ऊपर जो ये दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो एक मेरे को कंपनी का नेटवर्थ आएगा, विच इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, ओके। तो ये जो बुक वैल्यू आता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक बैंक के अंदर। वो बहुत हेल्दी आना चाहिए, एंड जो उसका स्टॉक प्राइस है वो बुक वैल्यू को बीट नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई भी कंपनी में या फिर बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यस, असेट माइनस लायबिलिटीज, जो हमने क्या बोलते हैं स्क्रीन पे भी लिखा है, दैट कोर असेट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे रिजर्व्स वगैरह नहीं रखोगे, यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है, नहीं तो फिर तो क्या कॉमर्स स्टूडेंट रहेंगे उनको तो डायरेक्ट समझ जाएगा कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज किया तो खत्म, जीरो आएगा, ओके, दे ऑलवेज मैच टुगेदर। तो इसके अंदर ये हमेशा चीज दिमाग में रखना, दैट जो भी तुम कंपनी के पास जो भी बोरोइंग्स है या फिर जो भी डिपॉजिट्स है, ठीक है, वो कितना अच्छे से मैनेज कर पा रही है कंपनी इनटू इट्स इन्वेस्टमेंट्स, इनटू इट्स असेट्स, ओके, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन आता है। जैसे एक पीएनएल में तुम देखते हो कंपनी कितना अच्छे से प्रॉफिट कमा पा रही है, यहाँ पे देखना होता है कि कंपनी कितना अच्छे से नेटवर्थ मेंटेन कर पा रही है, ओके। इसके लिए ना तुम स्टॉक प्राइस को यहाँ पे बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो। एंड जैसे कि मैंने बोला, एनबीएफसी या फिर बैंक्स और ये सब में ना पीएनएल या फिर बहुत गफला बहुत होता है, ठीक है, ये पूरी इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत गफले होते हैं। आज तक तुमने जितने भी स्कैम्स देखे होंगे उसमें हमेशा बैंक इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है, बिकॉज बैंक्स का जो नंबर है या फिर जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स है। ऑफकोर्स बैलेंस शीट में भी लूप होल्स होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो जब भी तुम पीवी रेशियो निकालो, इट्स प्राइस टू बुक रेशियो, तो बुक वैल्यू मतलब कंपनी का ऑन पेपर कितना अच्छा असेट्स है, ठीक है, मतलब कि असेट माइनस लाइबिलिटीज करता हूँ तो कंपनी का नेटवर्थ आता है कि अगर कंपनी का कल पूरा दिवाला भी निकल गया, सारे बोरिंग्स जो भी है देने पड़े, तो भी कंपनी के पास कोर वैल्यू कितना बच जाएगा, दैट इज ओके। तो इसमें जब प्राइस को, स्टॉक प्राइस को तुम बुक वैल्यू से डिवाइड करते हो तो तुम्हें एक नंबर आता है दैट शुड बी लेस देन 3, ओके। लेस देन 3 मतलब कि एक फेयर वैल्यूएशन बोल रहा हूँ, दिस कैन वेरी इनटू डिफरेंट स्टॉक्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लेकिन एक बैंक का या फिर बोलते हैं एनबीएफसी का, अगर 3 के आसपास यू गेट अ पीबी रेशियो, देन इट कैन बी कंसिडर अ वेरी हेल्दी इन्वेस्टमेंट। एंड 1 के या 1.5 के अंडर रहेगा एंड कंपनी में कोई और गोची नहीं है, मतलब कि बोलते हैं ना, यू कैन से देयर इज नथिंग बैड हैपनिंग इन द कंपनी, इन द फंडामेंटल्स, यू कैन से प्रमोटर स्कैम नहीं चालू, कुछ नहीं चालू है, तो इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अभी अगर एचडीएफसी का वैल्यूएशन देखोगे, पीबी रेशियो देखोगे, देन यू विल फाइंड इट एट वेरी अंडर वैल्यूएशन, इट्स आई गेस अराउंड 3 या फिर 3.5 के अंडर है। एंड इट इज एन वैल्यूएशन जो 2008 के स्कैम के टाइम पे या फिर 2008 के रिसेशन के टाइम पे जो स्कैम में था ना, 2008 के रिसेशन के टाइम पे जो कंपनी का वैल्यूएशन था, दैट इज अवेलेबल राइट नाउ। मतलब कि कंपनी के जो भी बोरोइंग्स है, बैलेंस शीट है, वो कंसिस्टेंटली ऊपर गया, बट एट द सेम टाइम उसका प्राइस ऊपर नहीं गया। लास्ट 5 ईयर से कंपनी स्टैग्नेंट हो चुका है, ठीक है। तो दिस गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड यस, हम लोग को लगता है कि एचडीएफसी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ एज इन ऑफ द। नाउ जस्ट टू क्लैरिफाई एवरीवन कि जितना सब लोग स्ट्रेस ले होंगे यार, हम लोग को एक एक करके रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पी रेशियो तो ठीक है अवेलेबल है, पीबी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आगे जो भी रेशियोज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट मी क्लियर दिस थिंग, ऑल दीज रेशियोज आर अवेलेबल ऑन screener.in। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हर बार ये बैलेंस शीट पे जाके कैलसी मारते नहीं बैठना कि आपका पीबी रेशियो कितना चल रहा है। वहां पे आगे दिख जाएगा। आगे हम लोग और दो रेशियोज कवर कर रहे हैं, उसके आगे हम लोग समझाएंगे कि पीबी रेशियो पी रेशियो को कैसे देखना है, ताकि आप लोग का फिलहाल जो इतना टेंशन आ रहा होगा या फिर नीचे कमेंट सेक्शन इतना चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस डाउन, एकदम काम डाउन हो जाओ। आगे कैसे उसको चेक करना है वो भी हम लोग स्क्रीनर पे पर दिखा देंगे, ओके।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीवी रेशियो, ये पूरा जो मकसद है ये दिखाने का, ठीक है, जो पीवी रेशियो का, दैट इज टू अंडरस्टैंड कि ये बेस्ट वर्क्स फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, नॉट फॉर ट्रेडिशनल कंपनी, टायर कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, ये सब लोग के पीवी रेशियो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, बट इट वर्क्स बेस्ट फॉर बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो लोग का पीएनएल इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, सो वी हैव टू रिलाई ऑन बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आपको बता दिया। बुक वैल्यू के अंदर क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स जो भी कंपनी के फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, अदर असेट्स है, इनको कंसिडर किया जाता है, और फिर जो भी बोरोइंग्स है कंपनी के, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो भी रहेंगे, दैट इज माइनस, मतलब डिडक्टेड, और फिर तुम्हें जो मिलता है दैट इज बुक वैल्यू। ओके, फिर उसको डिवाइड किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो बुक वैल्यू पर शेयर आएगा, उसको डिवाइड किया करना करना होता है स्टॉक प्राइस है। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बस बता दूं कि इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, टू बी ऑनेस्ट। जब भी आप इसको 2 4 बार 5 बार करोगे, मेरे को इच्छा था कि मैं आपको यहाँ पे ही करवाऊँ, क्या बोलते, कैलकुलेशंस, और मैं बताऊँ कि नीचे में वो कमेंट में करके बताओ ये वो, लेकिन आई थॉट इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक आई विल जस्ट गिव यू होमवर्क कि मेरे को कोई भी 3 4 कंपनीज का क्या बोलते हैं बुक वैल्यू निकालो खुद से, बुक प्राइस टू अर्निंग्स भी निकालो, पी रेशियो भी निकालो, और हम लोग को व्हाट्सएप पे या फिर यू कैन से हम लोग को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, and we will see your formulas and everything. Okay, if there's anything we will also check it out कि यहाँ पे कुछ changes करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो गाइज रिमेंबर दिस थिंग वेरी फर्मली कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जैसे कि जेके ऊपर हो गया जिसका पेपर का बिजनेस है, टाटा मोटर्स हो गया जिसका ऑटोमोबाइल का बिजनेस, रेशियो देखोगे, लेकिन जब बैंक्स आते हैं तो उसमें आपको पीबी रेशियो देखनी है, रिमेंबर दैट। हाँ, तो जो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, इसके अंदर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज नहीं करना है, उसको बोरोइंग्स, मतलब कि कंपनी के बोरोइंग्स और जो भी लाइबिलिटीज है, बाकी के अदर लाइबिलिटीज है, उनको सिर्फ कंसिडर करना है। टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंसिडर करोगे तो फिर हमेशा जीरो ही आंसर आना है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये सबको समझा। शेयरहोल्डर्स फंड सी समझ लो, यस। करेक्ट, ओके, इक्विटी ओके, चलेगा। आई होप ये सबको समझा है, पीवी रेशियो सबको समझा है। पहली बात, पीवी रेशियो इज बेस्ट वर्क्स फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी, नॉट फॉर ट्रेडिशनल कंपनीज। एंड सेकेंडली, ये इसके लिए काम किया जाता है क्योंकि वो लोग पीएनएल को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनमें उनके अर्निंग्स प्रॉफिट को बहुत ज्यादा ऊपर दिखा सकते हैं, नीचे दिखा सकते हैं, उनके अदर इनकम को इन्फ्लेट कर देते हैं, तो सब वो क्या है, अपने को पीएनएल नहीं देखने का। बैंक या कोई एनबीएफसी कंपनी है तो उसका जाके बैलेंस शीट देखनी है, कितना हेल्दी है, उसका कंपनी का नेटवर्थ कितना अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज करना है। आई होप पीबी रेशियो सबको समझाओ। इफ यस देन गिव मी अ थम्स अप। यार, बहुत लोगों को समझ या नहीं समझ रहे तो ओके, ओके, सो पीबी रेशियो हेल्दी 3 के अंडर होता है तो इट्स गुड। ओके, और बाकी कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, जैसे कि एचडीएफसी वगैरह बहुत बड़े जाइंट्स है, तो उनका 3 के अंडर मिलना मुश्किल रहता है, बट अभी मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो उनका रहता है। अभी मैं समझाता हूँ कि कोई भी रेशियो जो भी तुम वैल्यूएशन पे चेज करते हो तो उसका फेयर वैल्यूएशन क्या रहता है, वो कैसे चेज करना होता है। ठीक है, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड ईवी बाय एबिटा क्या होता है। ईवी बाय एबिटा मतलब कि पूरी कंपनी का वैल्यू। ठीक है, अभी ये कौन से बंदर ऐसा नाम सुन के थोड़ा डर लगता है कि ईवी क्या है? इट्स एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू मतलब मार्केट कैप। अभी इतना अपन ने मार्केट कैप के ऊपर डिस्कशन किया, तो समझा कि नहीं समझा मार्केट कैप? इफ यस देन गिव मी अ थम्स अप, नहीं तो मार्केट कैप मेरे को वापस से समझाना पड़ेगा। ओके, समझा समझा समझा। मार्केट कैप सबको समझा है ना? मार्केट कैप मतलब कि जो भी स्टॉक प्राइस चालू है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से मैं ये क्या बोलते हैं, इंटू करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे को एक टोटल कंपनी का वैल्यू आता है, दैट इज मार्केट कैप। ओके, अब ईवी क्या होता है? एंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है कि डेट भी कंसिडर होता है कंपनी के ऊपर। अभी जो मेरा मार्केट कैप है उसके अलावा मैंने सपोज बैंक से या फिर हार्दिक से किसी से भी मैंने लोन लिया है, राइट? तो वो भी कंपनी का फंड्स बन जाता है। जैसे मार्केट कैप है कंपनी का, वैसे ही डेट भी एक तरीके का फंड्स बन जाता है। तो एंटरप्राइज वैल्यू में डेट भी कंसिडर होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो तुम ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू मतलब मार्केट कैप को प्लस करते हो डेट से, कंपनी के पास जितना भी बोरोइंग्स रहेगा, मतलब बैलेंस शीट में आप जब देखते हो यहाँ पे कि जो भी कंपनी का बोरोइंग्स रहेगा उसको ऐड करते हो। ठीक है, मार्केट कैप में मार्केट कैप प्लस टोटल बोरोइंग्स माइनस कैश। मतलब अभी सपोज मेरा टोटल मार्केट कैप 10,000 का है, हार्दिक ने मेरे को 2,000 रुपया लोन भी दिया है, ठीक है, तो मेरा 12,000 का टोटल एंटरप्राइज वैल्यू होगा, लेकिन मेरे पास जेब में 4,000 कैश भी है। ठीक है,
तो मैंने वो कैश को माइनस कर दिया, क्योंकि मैं कभी भी हार्दिक को मेरा 4,000 रुपया दे देता हूँ ना कि डेट बाई डेट ले 2,000, और मेरा जो मार्केट कैप से भी अगर सपोज उसने 4,000 का मेरे को डेट दिया है, तो डेट में से मैं कैश माइनस करता हूँ, ठीक है, तो टोटल इसमें से नहीं करता हूँ, डेट में से माइनस कैश करता हूँ। तो मैं कभी भी हार्दिक को, लिक्विडिटी मेरे पास इतना अच्छा है कि मैंने अगर सपोज इससे 5,000 का लोन लिया है, तो मैं कभी भी मेरी जेब से 4,000 भर के इसको डेट पे ऑफ कर सकता हूँ। इसके लिए मैं सिर्फ 1,000 रुपए का डेट कंसिडर करता हूँ इसका। ठीक है, तो क्या है इसका टोटल फॉर्मूला, वापस से एक बार रिवाइव करते हैं कि ईवी इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट, टोटल कंपनी का जो भी डेट रहेगा माइनस कैश। ठीक है, तो डेट माइनस कैश एक साथ कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि मार्केट कैप प्लस डेट किया फिर माइनस कैश किया। ठीक है, वैसा नहीं है। तो जब भी अगर सपोज मेरे पास 10,000 रुपए का डेट है और मेरे पास 5,000 रुपए का कैश है, तो मेरा टोटल नेट डेट हुआ 5,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 नहीं हुआ, 5,000, क्योंकि मैं जब भी चाहे तभी इसको हार्दिक को कैश देकर मेरा डेट पे ऑफ कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज ईवी, एंटरप्राइज वैल्यू। ओके, और ईवी बाय एबिटा का फॉर्मूला अभी समझाने बैठूंगा तो यही समझ जाओ कि उसका जो नाम है वही फॉर्मूला है। ठीक है, ईवी एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय एबिटा। एबिटा क्या होता है कि कंपनी का जो भी एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है, मतलब इसका सेल्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस माइनस एक्सपेंसेस, जो भी मेरा बचता है वो कंपनी का कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। ठीक है, अभी कैसा है, आई होप बहुत लोगों ने फर्स्ट सेशन अटेंड किया होगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरे को समझ रहा है कि फर्स्ट सेशन के काफी सारे पार्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने यूज किए, विच इज इम्पोर्टेंट। इवन इफ जिसके अगर अंदर अटेंड नहीं किया है तो फिर भी काफी नॉर्मल चीजें यूज की है, एबिटा एंड एवरीथिंग व्हिच इज हाँ, नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबिटा तो तुमने शार्क टैंक में देखा ही रहेगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट कंपनी के अंदर अगर जो भी सेल्स हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ वो सेल्स को बोलता है डिराइव करने के लिए जो भी कंपनी ने एक्सपेंसेस किए, कोर रॉ मटेरियल लिया है, मार्केटिंग किया है, एम्प्लॉयज हायर किए, जो भी किया है, ठीक है, ऑफिस के अंदर एक्सपेंसेस किया है, तो वो सब निकाल के उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब इंक्लूड नहीं होता, टैक्सेशन निर्मला ताई को भी अभी तक कंसिडर नहीं किया उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो भी टैक्सेशन, सॉरी एबिटा होता है, एबिटा कंपनी का, तो ईवी को, एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड करते हैं टोटल एबिटा से। अभी क्यों करते हैं, व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर पी रेशियो और पीबी रेशियो फॉर एनी कंपनी। कुछ कंपनीज होते हैं जिनके पास नेट प्रॉफिट नहीं होता है। अभी वो कैसे कंपनीज रहते हैं, सपोज मेरा बिजनेस अभी अभी मैंने शुरू किया, मेरे को बहुत सारा लोन का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इतने ज्यादा लोन लेके बैठा हूँ कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट बहुत पे ऑफ करना पड़ता है, मेरा डेप्रिसिएशन बहुत पे ऑफ होता है। मैंने नया प्लांटर मशीनरी लिया है, तो मेरे को उसके अंदर डेप्रिसिएशन पे ऑफ करना पड़ता है। तो उसके वजह से मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं होता। मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कि मेरे पास एबिटा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं है। उसका रीजन सिंपल है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर मैंने दिया अभी यहाँ अभी पर। नया हाँ, नया नया बिजनेस खोला है, मेरा सेट नहीं हुआ है, मेरे को अभी मेरा मार्केट शेयर एक्सपांड करने का है। ठीक है, मैं जोमेटो है, मेरे को स्विगी के मुंह से निवाला निकालना है, तो मेरे को बार बार मार्केटिंग करना पड़ेगा, मेरे को अलग तरीके से यू कैन से मेरे को काफी बारी लोन लेना पड़ेगा बाहर से, ताकि मैं मेरा बिजनेस रन कर पाऊँ। मैं कोई भी नया प्लांटर मशीनरी सेटअप किया तो उसके अंदर मेरे को यू कैन से डेप्रिसिएशन लगता है। तो वो चीज, जो भी चीजें रहती है उसकी वजह से मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं आता कंपनी में। ठीक है, तो अभी अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो मैं पी रेशियो निकाल ही नहीं सकता हूँ, तो पी रेशियो हमेशा नेगेटिव आएगा। यहाँ पे दिक्कत होती है कि अगर तुम नेगेटिव पी रेशियो या फिर नेगेटिव प्रॉफिट्स है, ठीक है, तो उसके अंदर तुम पी रेशियो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो एज एन इन्वेस्टर वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए चले जाता है लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए। लेकिन तुम्हें लॉस मेकिंग कंपनी में ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आज नहीं, शायद 3-4 साल बाद अच्छा प्रॉफिट करेगा, एंड क्या बोलते हैं, मुझे इसमें फ्यूचर दिख रहा है, पर करंटली क्या वो फेयर वैल्यूएशन पे है या नहीं, तो तभी तुम ईवी बाय एबिटा रेशियो चेक कर सकते हो, जिसके अंदर तुम ये समझो कि दिस इज सूटेड फॉर केपेक्स कंपनीज। मतलब कि अगर मेरे कंपनी में बार बार नया प्लांट एंड मशीनरी का जरूरत लगता है, फिर मेरे को नया नया डेट का जरूरत लगता है, जिसकी वजह से मैं नेट प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है। ठीक है, तो दीज आर बेस्ट सूटेड, दिस रेशियो इज बेस्ट सूटेड फॉर केपेक्स कंपनीज एंड स्टार्टअप्स, जैसे कि जोमेटो का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अभी जोमेटो का दिक्कत क्या था, वो तो ऑपरेशनल लेवल पे भी लॉस में कंपनी, जो सेल्स कर रही है, मतलब मैं अगर समोसा बेचता हूँ, 10 रुपए का समोसा 8 रुपए में बेच रहा हूँ, और मेरे को समोसा बनाने के नहीं 10 रुपया लग रहा है, ठीक है, तो मैं 2 रुपए का लॉस ही कर रहा हूँ मेरे कोर बिजनेस में। ठीक है, तो जोमेटो जोमेटो कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी लॉस में, तो उसका एबिटा भी माइनस में, तो ईवी बाय एबिटा भी उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी होता है जिनका ईवी बाय एबिटा भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है। उस केस में, उन केसेस में अपने को पीएस रेशियो पे जाना होता है। अब पीएस रेशियो क्या होता है, पीएस रेशियो में तुम कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, एटलीस्ट सेल्स तो कर रही है, इतना तो कंसिडर कर सकता है, सेल्स भी जीरो है तो कंपनी का निवाला निकल चुका है।
बरोबर। तो वैसे कंपनीज में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे जिसका सेल्स भी ग्रोइंग नहीं है। तो तुम एटलीस्ट ऐसा कंपनीज पिक कर दो जिनका सेल्स है और उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब कि स्टॉक प्राइस मतलब मार्केट कैप से। अभी आई होप सबको वापस से मार्केट कैप मेरे को नहीं समझाना पड़े। तो अभी पीएस रेशियो, मतलब क्या पीएस रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है, मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप कंपनी का, उसका पूरे एनुअल सेल्स, मतलब मैंने पूरे साल में कितना सेल्स किया उसको डिवाइड करता है। दिस शुड बी आइडियली लेस देन 3। ओके। सो अगर मेरा पीएस रेशियो, अगर मेरा कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे भी लॉस में, मतलब मेरा एबिटा भी नहीं है, मेरा नेट प्रॉफिट भी नहीं है, मेरा मेरा सेल्स है, ठीक है, सेल्स ग्रोइंग भी है, तो देखो ऐसा लग रहा है, मतलब एज ए इन्वेस्टर, अगर इफ यू थिंक दैट नहीं कंपनी का सेल्स इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो कल नहीं तो परसों उसका ऑपरेटिंग लेवल पे भी प्रॉफिट्स आएगा, नेट प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है। तो इन दोज केसेस यू कैन चेक पीएस रेशियो ऑफ दैट स्टॉक। नाउ पीएस रेशियो में क्या होता है कि मार्केट कैप डिवाइड होता है पूरे सेल्स से। अगर ये लेस देन 3 है तो यू कैन से कि कंपनी थोड़ा अंडर वैल्यू स्टेज पे है। लेकिन अगेन, ये जो नॉर्मलाइज नंबर मैं बोलता हूँ कि 3, 5, 10, ये सब बहुत नॉर्मलाइज नंबर है, ये काम नहीं आता। अब लेकिन फेयर वैल्यूएशन कैसे देखते हैं वो अभी समझेंगे, ठीक है। पहली बात, आई होप पहले पीएस रेशियो का फॉर्मूला सबको समझाओ। पीएस रेशियो कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, पीएस रेशियो कैसे स्टॉक्स में चेक करना होता है, जो जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं होता, जिनका नेट प्रॉफिट भी नहीं होता, ठीक है, वैसे स्टॉक्स में अपने को पीएस रेशियो चेक चेक करना होता है। ईवी बाय बीटा कैसे स्टॉक्स में चेक करना होता है, जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लेकिन नेट लेवल पे, क्योंकि उनकी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है, या फिर शायद उनके जो भी असेट्स है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा लग रहा है, नए नए असेट्स लिए उसकी वजह से डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है। जिनके पास नेट प्रॉफिट नहीं है लेकिन ऑपरेशनल प्रॉफिट है, उनका तुम ईवी बाय बिटा चेक कर सकते हो। अभी नीचे जो तुम्हें एक चार्ट दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रीनर डॉट इन, ठीक है। तो अभी ये स्क्रीनर डॉट इन पे जब तुम जाके कोई भी स्टॉक का चार्ट देखते हो, ठीक है, ये वैल्यूएशन चार्ट बोलते हैं इसको, वैल्यूएशन चार्ट देखते हो, तो तुम्हें यहाँ पे पी रेशियो चार्ट दिख जाएगा, मार्केट कैप टू सेल्स मतलब कि पीएस रेशियो का चार्ट दिख जाएगा, ईवी बाय EBITDA का दिख जाएगा, पीबी रेशियो का भी दिख जाएगा। सारे रेशियोज के चार्ट यहाँ पे तुम्हें दिख जाएंगे। अभी ये चार्ट दिखना क्यों इंपॉर्टेंट है यार, अभी ये समझो कि 2021-22 तक कंपनी स्टॉक, जो जोमेटो का स्टॉक था, एकदम नीचे था, बरोबर, एकदम लॉस में था, ऐसा सब बोल रहे थे यार कौन सा स्टॉक में फंस गए, ये हो गया हो गया, ठीक है। फिर अचानक उसका तभी, जब ये वो नीचे था तब उसका वैल्यूएशन देखो कितना ही था, ऑल दो स्टॉक प्राइस 50-60 रुपए पे था 21-22 के बीच में, ठीक है, 50 से 70 रुपए के बीच में चल रहा था। तभी भी उसका वैल्यूएशन देखो कितना हाई था, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक ने जब भी थोड़ा रिवाइवल किया, मतलब स्टॉक ऊपर जाने लगा, तभी उसका वैल्यूएशन कैसे नीचे गिर गया, ये क्या क्या हुआ है इसके बीच में, तुम्हें पता है क्या हुआ? ब्लिंकिट हुआ, ब्लिंकिट पैदा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लिंकिट हुआ तो जोमेटो को खुशखबरी मिली, ठीक है। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कंपनी ने जैसे ब्लिंकिट को एक्वायर किया तो उनका सेल्स कंसिडरेबली अचानक से बूस्ट कर गया, ठीक है। दिस इज फॉर पीएस रेशियो, ठीक है, मार्केट कैप टू सेल्स तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो जब भी इफ यू आर इन्वेस्टर और तुम देखते हो कि अरे जोमेटो इतना नीचे है, अभी भी रिस्की लग रहा है क्योंकि उसका सेल्स बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट्स नहीं है, कंपनी आदमी तो कल बंद हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केसेस यू सी के यार अभी बहुत रिस्की है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसे कंपनी ने एक ऐसा मूव किया जिससे उसका सेल्स अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन अचानक कितना ड्रॉप हो गया, 60, 50, 60 पीएस रेशियो चल रहा था उसका, और अचानक 10 के आसपास हो गया, 10 भी नहीं, यू कैन से 5 से 5, 7 के आसपास आ गया, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ चार्ट्स यू गेट टू नो कि कंपनी ने अचानक अंडर वैल्यूएशन स्टेज पे आ गया क्योंकि उसने कुछ तो नया मूव किया है, या फिर तो स्टॉक प्राइस इतना सडन क्रैश कर गया है, ठीक है। भी इसमें होता क्या है कि किसी ने जैसे बताया कि आपने क्रैश कर गया, उसके बाद वैल्यूएशन अच्छा हो गया, एंड ऑल दोस थिंग्स विच यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक ही ऐसे ड्रॉप हुआ और उसमें हमने ऐसे क्यों बोल दिया कि अंडर वैल्यूड हो गया। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग एज वेल। जैसे हमने पीएस रेशियो, ईवी अपन एबिटा बोल दिया, और बाकी जो रेशियोज थे, वाह, टाइम आने पे हमारे स्क्रीन काम करना रुक सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, आई होप एवरीवन इज एबल टू सी आवर स्क्रीन। ठीक है, चारों रेशियोज के ऊपर किशन ने अच्छे से बताया सब कुछ कि पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, पीएस रेशियो हो गया, ईवी अपन एबिटा हो गया, पीएस रेशियो क्या हो गया, और आपको पी रेशियो के बारे में ये भी बताया कि एक लिमिटेड नॉमिनल नंबर होना चाहिए। पीबी रेशियो के ऊपर भी बताया 3 के अंडर, 2 के अंडर होना चाहिए।
ये जो रेशियोज थे वो सब के पीछे एक स्टैंडर्ड नंबर है, वो ठीक है। लेकिन एक चीज जो नॉर्मली एक इन्वेस्टर चेक करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी आप, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल पीएस रेशियो ओपन है, तो जब इसका एक पीएस रेशियो फिलहाल एट द टाइम ऑफ 60 चल रहा था, तो एक टाइम के बाद वो 10 के अंडर भी आ गया था, राइट। तो नॉर्मली एज एन इन्वेस्टर वेन एवर यू आर चेकिंग पीएस रेशियो ऑन स्क्रीन डॉट इन, मेक श्योर यू चेक फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years और एटलीस्ट 10 years। 10 years और 5 years में हम लोग जब चेक करते हैं तो उसमें होता इतना है कि एक स्टैग्नेट, वो अप देख लेता है एक स्टॉक का पीएस रेशियो, एंड एक डाउन भी देख लेता है। वो सबके बीच में एक मीडियन पीएस रेशियो निकलता है। ये जो मीडियन पीएस रेशियो इज नथिंग बट दिस डॉटेड लाइन ऑन द स्क्रीन डॉट इन, विच इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ होल स्टॉक, कि उसने लास्ट 5 साल में एक क्या पीएस रेशियो देखा और क्या पीएस रेशियो नीचे देखा। उसका एक एवरेज निकलता है, उससे हम लोग को समझता है कि ये वैल्यूएशन कितना सही है कितना गलत है। अब ये पीएस रेशियो में ही नहीं, सिर्फ पी रेशियो में भी निकलता है, पीबी रेशियो में निकलता है, ईवी बाय बीटा, सबका मीडियन निकलता है। मीडियन मतलब क्या कि वैल्यूएशन ऊपर नीचे जंप किया लास्ट 4-5 साल में, और उसके बीच में एक मीडियन क्या बना है। ठीक है, मीडियन मतलब क्या, एवरेज पी रेशियो क्या रह सकता है, फिर पीबी रेशियो, पीएस रेशियो या ईवी बाय बीटा। जब भी कोई स्टॉक वो एवरेज मीडियन के नीचे है, यू कैन कंसिडर इट एज अंडर वैल्यूड। ठीक है, और जब भी इसके ऊपर है, यू कैन कंसिडर इट एज ओवर वैल्यूड। ठीक है, ये लेम लैंड लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है जैसे कि आप पीछे की इमारतें देख रहे हो, दिस इज फॉर सेल्स। तो जोमेटो का जैसे सेल्स बढ़ा, उस हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस इतना बढ़ने के बाद भी उसका पीएस रेशियो इतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि इतना ही अच्छा उसका सेल्स बढ़ा है। और फिर अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ चुका है, तो अभी EBITDA भी चेक कर सकते हैं, दैट इज 188 फॉर द स्टॉक बाय द वे। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे कंपनी जो कि लॉस में थे ऑपरेटिंग लेवल पे, नेट प्रॉफिट पे, ये वो, और उनका तुमने पीएस रेशियो चेक किया, अभी चेक करने तुम्हें कैसे पता चलेगा क्या फेयर है, क्या फेयर वैल्यूएशन है या क्या अंडर वैल्यूएशन है। तो तुम्हें उसका चार्ट जाके चेक करना है। ये वैल्यूएशन चार्ट मिलता है तुम्हें स्किनर.इन पे अगेन। ठीक है, वहां पे जाके तुम चेक करोगे तो तुम्हें समझेगा कि कंपनी ओवर द इयर्स मीडियन एवरेज पी रेशियो क्या मेंटेन करता है। ठीक है, अगर तुम उसके आसपास ले लो, मतलब यू आर कंसिडरेबली बाइंग इट एट अ गुड प्राइस। ओके, एंड इफ यू आर बाइंग इट एट वेरी अबव प्राइस, मतलब की जगह जो लोग ने अगर 130 140 रुपए में स्टॉक को लिया था, उसके लिस्ट होते हैं, जोमेटो के लिस्ट होते हैं, तो दे वर पेइंग क्रेजी पीएस रेशियो, राइट। मतलब कि उनको जो जो वैल्यूएशन पर वो स्टॉक ले रहे थे, इट वाज इमेंसली हाई। 50 का पीएस रेशियो जब भी चल रहा था तभी आपने सब खरीदा है। तो तो वो एक ही चीज़ तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब वो चीज मीडियन निकल के आती है उसकी, मीडियन मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 मंथ्स का जाके चेक करो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग। आई वुड से कि जो स्विंग ट्रेडिंग या फिर एटलीस्ट हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं, हैव टू मिनिमम चेक 3 to 5 years, दैट वुड बी बेस्ट। 10 years थोड़ा ज्यादा लॉन्ग फ्रेम हो गया। आई फील कि 5 years to 10 years इज परफेक्ट टाइम जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको समझ जाता है कि एक हाई और एक लो लगने के बाद एक मीडियन पी जो निकलता है, तो उसके आसपास आप खरीदते हो, देन इट्स अ फेयर वैल्यूएशन। अभी जब जोमेटो का स्टॉक नीचे गिरा हुआ था, तब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, मोतीलाल ओसवाल, ये बोलते हैं ना, HDFC, आई गेस, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर रहे थे, FIs और DIs दोनों। ठीक है, तो क्यों एंटर कर रहे थे उस टाइम पे? क्या वो अचानक अंडर वैल्यूड हो गया था उसके वजह से? नहीं, उन्होंने पीएस रेशियो वगैरह ऐसे रेशियोज चेक किया, और उनको यहाँ ये समझा कि अरे, जितना पहले खराब था कंपनी का स्थिति, अभी वो इतना खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टॉक प्राइस नीचे गिरा, और ब्लिंकिट के आने के बाद उनका रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, मतलब कि पीएस है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो था नहीं, तो वो तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो उनको भी ये समझा कि ठीक है, सेल्स बढ़ने लगा है, एट द सेम टाइम प्राइस नीचे गिरा है। ठीक है, जैसे अपन पी रेशियो में मैंने बोला, ऐसे स्टॉक्स चेज करो जिनका प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन अर्निंग्स, ठीक है, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। तो वैसे ही अगर पीएस रेशियो में देखा जाए, तो ऐसे कंपनीज चेज करते हैं जो शायद लॉस में है, लेकिन उनका सेल्स बढ़ रहा है, पर एट द सेम टाइम प्राइस नीचे गिर रहा है, स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है। तो एक गोल्डन पीरियड बन गया जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पोजीशंस बनाया जोमेटो में। एंड एट द सेम टाइम जैसे ही वो प्रॉफिटेबल हो गया, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पीछे से जुड़े, एंड स्टॉक गॉट पम्प, क्रेजी पम्प, राइट। तो अभी उन्होंने एक अच्छे वैल्यूएशन में जब स्टॉक खरीदा ना, तो कल को जब उनका सेल्स ग्रो करने लगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक भी अपने सब, किसी ने कैसे बोला कि एक परफेक्ट एग्जांपल आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या है, जिसमें अर्निंग्स ऊपर है और प्राइस उसको चेज कर रहा है। तो यहाँ पे अर्निंग्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा था बट प्राइस आसपास वहीं रह रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ बुल मार्केट, देयर वाज ऑल द गुड न्यूज़ अराउंड द ब्रॉडर मार्केट, जिसमें मालूम पड़ा कि यार कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब ये सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया परफॉर्म करना, एंड नाउ यू कैन सी इट एज गिविंग गुड रिटर्न्स। क्या अभी भी ये अंडर वैल्यूड है? वी डोंट थिंक दैट मच, क्योंकि कोई भी कंपनी का पीएस रेशियो
कंसिडरेबली। जब भी तक वो मोनोपोली है, मतलब कि लिस्टेड सिर्फ जोमेटो था तब तक ठीक है, अब स्विगी भी आ चुका है तो स्विगी का वैल्यूएशन कंसिडरेबली पीएस रेशियो में कम है एज कम्पेयर टू जोमेटो, ठीक है। ऑलमोस्ट जब भी वो लिस्ट हुआ था 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज होता है कि जब तक कॉम्पिटिटर्स नहीं है तब तक तुम अच्छे वैल्यूएशन एंजॉय करते हो, पीएस रेशियो, पीबी रेशियो, पी रेशियो, सब चीज में। लेकिन जैसे ही तुम्हारा कॉम्पिटिटर आ जाता है तो एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अगर तुम दोनों सेम काम कर रहे हो, सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस मॉडल है, ठीक है, तो उसके अंदर तुम कंपैरिजन में रखते हो कि अच्छा अरे ये बिजनेस में कुछ ज्यादा सस्ता मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स के ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। आई होप सबको ईवी बाय एबिटा समझा। ईवी बाय एबिटा ऐसे कंपनीज होते हैं जिनके अंदर केपेक्स रहता है, नेट प्रॉफिट नहीं रहता है, पर केपेक्स की वजह से उन लोग के पास डेट ज्यादा लेते हैं या फिर डेप्रिसिएशन लगता है, उसके वजह से दे आर नेवर एबल टू गेट द नेट प्रॉफिट्स आउट ऑफ द कंपनी। इसके ने वो केसेस में अपन ईवी बाय एबिटा जैसा रेशियोज चेक करते हैं। ऐसे कंपनीज जिसके पास ऑपरेशनल प्रॉफिट भी नहीं है, एबिटा भी नहीं है, नेट प्रॉफिट भी नहीं है, वो केसेस में अपन पीएस रेशियो चेक करते हैं, जहाँ पे अपन सेल्स से कंपैरिजन करते हैं। देखो ईवी अपॉन एबिटा काफी बारी एक बड़ा इन्वेस्टर चेक करता है जो 50 करोड़ 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज दे वांट टू नो। क्योंकि काफी बारी कैसा स्टॉक अगर लिस्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए सीएमपी तो क्या ही निकलेगा, उस टाइम पे तो जो स्टॉक का प्राइस रहेगा वो अनलिस्टेड शेयर्स का बात हो जाता है। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री रेशियोज वेरी नाइसली, द पीएस रेशियो, पीबी रेशियो एंड द पीई रेशियो। तीनों को चेक करने का भी हमने एक तरीका बता दिया, दैट इज नथिंग बट द एवरेज, दैट इज द मीडियन पी या फिर पीएस या तो पीबी रेशियो उसके आसपास डील कर रहा है तो इट इज फेयरली वैल्यूड। उसके नीचे है तो अंडर वैल्यूड, उसके ऊपर है तो ओवर वैल्यूड और स्लाइटली ओवर वैल्यूड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन आ अच्छा, अभी मेरे को खाली फॉर एन टेस्ट पर्पस कि तुमको पी रेशियो वगैरह समझा कि नहीं, तो मेरे को ये समझाओ कि अभी तुम्हारा कोई भी एक फेवरेट स्टॉक रहेगा, ठीक है, उसका स्कैनर डॉट इन पे जाके एक मीडियन पी चेक करो, ठीक है। वो मीडियन पी के अंदर है या नहीं, मतलब ऐसा कोई भी एक स्टॉक चेक करो तुम्हारे पोर्टफोलियो में, इसका मीडियन पी के नीचे हो उसका वैल्यूएशन, पी रेशियो, ठीक है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो, प्रॉफिटेबल नहीं है, बैंकिंग स्टॉक है, तो फिर पीबी रेशियो उसके मीडियन पीबी के नीचे होना चाहिए। ईवी बाय एबिटा चेक कर रहे हो तो वो भी मीडियन के नीचे होना चाहिए, और पीएस रेशियो चेक कर रहे हो मतलब कि कंपनी कहीं से भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो भी वो मीडियन के नीचे होना चाहिए। ऐसा कोई एक कंपनी आप अगर चेक करके अभी बता सकते हो तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ओके, टू बी एबल टू एंजॉय दैट, रहा ठीक है। ओके, रिलायंस, यस, टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल, सिप्ला, है। गोड़ा चेक, टाटा टाटा पावर। पावर, पता नहीं, ग्रीन एनर्जी है उसमें तो। केएनआर कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई, केएनआर कंस्ट्रक्शन मुकुल इट्स वेरी हाई, मतलब कि अभी जो तुम वैल्यूएशन चेक करोगे, टाटा पावर एट 450 बाय एक चेक करके देखो ना इसमें। ओके। तो अभी हम लोग का एक कोई चलो क्वेश्चन कोई भी जायडस चार्ट चार्ट, चार्ट में गए, उसका पी रेशियो पे गए, 5 ईयर्स का चेक करें, ठीक है। क्या दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो मीडियन के नीचे, जस्ट नीचे खड़ा है, तो ऐसा कोई भी स्टॉक चेक करो तुम जाके, स्कैनर डॉट इन पे नेम एनी स्टॉक, जीवन स्मॉल फाइनेंस, तो उसका हम लोग ओके। पीवी रेशियो चेक तो करेंगे। अभी सिंस इट्स अ बैंक, व्हाट विल चेक पीवी रेशियो। पीबी रेशियो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मोल में दबाना है, प्राइस टू बुक चेक करना है, मीडियन के काफी नीचे। सो ऐसे कंपनीज, ठीक है, जो मीडियन के नीचे है, यू कैन कंसिडर देम अंडर वैल्यूड, लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन चेक नहीं करना है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट ऑफ चेक, मैथ्स को इन लोगों को वही देखो इतना है। अरे बाप रे, फर्म को तो भाई चल के 5 ईयर्स। सिंस इट्स अ ट्रेडिशनल कंपनी, सॉरी, ठीक है। देखो मैजियोडॉक इज अ वेरी फ्रेश लिस्टेड कंपनी, तो इसका अपन 5 ईयर्स का डेटा भी नहीं दिखाएगा, मतलब बोलता है ना, मेरे हिसाब से 4 साल पहले तो लिस्ट हुआ है वो, ठीक है। बट इन दैट केस यू कैन से 3 ईयर्स का तुम चेक कर सकते हो, फिर भी यू कैन से इट्स ओवर वैल्यूड कंपनी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप है, वो काफी कॉमन चीज कैसे देख सकते हो, क्योंकि स्टॉक इतना राइज किया है लास्ट 1-2 साल में, ठीक है। तो वैसे स्टॉक्स में ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड है कि उसका जो भी ऑर्डर बुक है वो कंप्लीट करे, ऑर्डर बुक वेरी फास्ट कंप्लीट करे, और कुछ क्वार्टर्स अगर वो खराब देता है तो फिर यू कैन सी द स्टॉक कमिंग डाउन एज वेल। रिस्की स्टॉक है, इट्स नॉट अ वेरी रिस्क फ्री स्टॉक, लेकिन यस यू कैन से वैल्यूएशन वाइज इट्स नॉट अंडर वैल्यूड, ओके। ओके आई टाटा होप पावर, वाई एनर्जी, सबको रिलायंस सबको पावर, क्लैरिटी मिल गई है इन चीज़ों पे कि करते हैं। एंड
Yeah, that's the game of understanding the valuation of a company, I would आफ्टर say. थाउजेंड इज अंडरवैल्यूड ओके. सो आई होप सबको ये चीज समझा. आई होप सबको ये चीज समझा. मेरे को एक बार चेक करने मत बोलो, मैंने सिखाया है तो एक बार खुद चेक करो जाके. एक बार चेक करो जाके स्क्रीनर डॉट इन पे. इतना भी क्या आलस कॉन्फिडेंस, करना, खुद भी ठीक है. कॉन्फिडेंस गेन करोगे तो फर्क पड़ता हाँ, है. इतना. चलो, यस. 17 इज टाटा मोटर्स पी, मीडियन पी. ओके. ठीक है. ओके, चलो. सो आई होप ये सबको समझाओ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. वेबिनार स्लो जा रहा है तो थोड़ा पेस पकड़ दे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द पेस. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तुम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें ऐसा चाहिए कि वो कंपनी सेफ हो, राइट. सेफ इन्वेस्टमेंट हो. सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे पता लगाएंगे? अभी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इंडिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? तुम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, दैट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट. तुम कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड डिफॉल्ट नहीं करता. इट्स जो डिफॉल्ट टेस्ट रहता है वो 0% हो जाता है, ठीक है. मतलब गवर्नमेंट डिफॉल्ट करके तो ब्रिटिशर के अंदर आ जाएंगे ऑफिस, ठीक है. तो वैसा रहता है कि सबसे सेफेस्ट क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो जब भी तुम गवर्नमेंट बॉन्ड से तुम्हारे कंपनी के अर्निंग्स को कंपेयर करते हो, अभी कैसे है? गवर्नमेंट आज के टाइम पे कोई भी तुम गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करो, 7-8% के आसपास तुम्हारे रिटर्न रहते हैं, एनुअल रिटर्न तुम्हें मिलेंगे, ठीक है. एट द सेम टाइम तुम्हारी जो कोर कंपनी है, तुमने जिस भी कंपनी को पिक किया है, वो कंपनी कितना रिटर्न्स कमा के दे रही है परसेंटेज वाइज में. तुमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया हो कंपनी में, ठीक है. तो वो 1 रुपये से कितना परसेंटेज कंपनी एनुअली रिटर्न्स कमा सकती है, दैट यू हैव टू नो. पी रेशियो सबको समझा कि नहीं? पी रेशियो, एवरीवन हैज अंडरस्टूड द पी रेशियो? यस. जिसको पी रेशियो समझ गया, अभी ये समझो कि इसको कैलकुलेट करने के लिए पी को उल्टा करना है, ठीक है. पी को उल्टा करना मतलब क्या? कि तुम्हारा जो भी अर्निंग्स है, कंपनी का अर्निंग्स है, उसको डिवाइड करना है प्राइस के साथ और फिर करना है इनटू 100. दिस इज इट्स फॉर्मूला, ठीक है. अभी क्या है, मेरा कंपनी अगर सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है. उसको मैं, अगर मेरा 100 रुपए का स्टॉक प्राइस भी है तो मेरे को 1 आने वाला है, ठीक है. 1 into 100 करता हूँ तो दैट इज यू कैन से 100% ई वाई. 100 अर्निंग सील्ड, ओके. EY इज अर्निंग सील्ड, ओके. माय बैड, मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा. बट EY इज अर्निंग सील्ड, कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं है. तो मैं EY कोई कंपनी का नाम नहीं है, ठीक है. यहाँ पे दिस इज EY इज इक्वल टू अर्निंग यील्ड. अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या है? पी रेशियो को उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा खड़ा कर दो, तो यू विल गेट अर्निंग्स डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी. जो भी स्टॉक प्राइस चालू है उसको कंपनी के अर्निंग से डिवाइड करना है, ठीक है. तो पी रेशियो को जो भी उल्टा कर दो, अभी इसको एग्जांपल की तरह समझता हूं. कोई कंपनी है, ठीक है, जिसका एबीसी कंपनी है, जिसका 20 रुपए का ईपीएस है, ठीक है. 20 रुपीज का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ओके. तो यहाँ पे जो भी अर्निंग्स का बात करें, दिस इज अर्निंग पर शेयर, ओके. जो पी रेशियो में भी चेक करते हैं, तो यू हैव टू सी 20 रुपीज का ईपीएस है और वो 100 रुपए का स्टॉक प्राइस है उसका, ठीक है. तो जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें आएगा, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो तुम्हें 20% उसका अर्निंग यील्ड आएगा, ठीक है. अब मैंने जब बोला कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स 8 से 7-8% के आसपास तुम्हें रिटर्न देते हैं आज के टाइम पे, और ये कंपनी कोर ही, मतलब अंदर ही, ये मैं कोई स्टॉक प्राइस का ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ. मतलब कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो स्टॉक ने कितना लास्ट 3-4 साल में रिटर्न दिया है. मैं बस उसका वैल्यू बता रहा हूँ कि उसका जो कंपनी का कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उससे वो एज एन इन्वेस्टर को 20% रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है. उसके प्रॉफिट से कंपेयर करूंगा तो, मतलब मैं उसकी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को कंपनी के जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट्स है, उससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे को एक आता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कितना परसेंटेज रिटर्न बना के दे रही है, ठीक है. जब मैं अर्निंग यील्ड 20% बोलता हूँ तो क्या है, ये अभी बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है. अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट क्यों बन रहा है? तुम बोल रहे हो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 7-8%, ऑफकोर्स डिफॉल्ट रेट 0 है, लेकिन यहाँ से एटलीस्ट कोई भी तुम कंपनी अगर एनालाइज कर रहे हो तो उसका अर्निंग यील्ड 7-8% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है. वरना तुम ये सोचोगे कि इससे अच्छा मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर दूं, है ना. अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ इक्विटी में कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके, तो मेरे को इतना मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को इजीली बीट करे. और जब भी ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर बोलते हैं जी सेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है, बिकॉज दे आर गिविंग अल्फा रिटर्न देन गवर्नमेंट बॉन्ड, जो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, उससे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं वो वैसे स्टॉक्स में जिनका ईवाई अच्छा रहता है. अब ईवाई अफेक्ट कैसे होता है? अगर सपोज एबीसी कंपनी का ईपीएस अभी भी 20 रुपया है, ठीक है, लेकिन मार्केट क्रैश कर गया, ठीक है. मार्केट क्रैश कर गया क्योंकि
कोई भी तरीके का अभी वॉर सिचुएशन है या फिर यू कैन से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डेटा अच्छा नहीं है, ये वो क्रिसमस क्रिसमस आ गया, मतलब बोलते हैं ना अलग अलग तरीकों से मार्केट क्रैश होता है। तो मार्केट क्रैश कर गया और उसका अर्निंग्स भी वैसा ही है, मतलब 20 रुपए अर्निंग पर शेयर है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस 100 रुपए से 80 रुपए पे गिर गया। तो अब तुम्हारे फॉर्मूला के अंदर वापस से इस चीज को क्या बोलते हैं इंक्लूड करते हो, तो तुम्हारा अर्निंग्स 20 रुपीज कॉन्स्टेंट रह जाता है और स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से अगर तुम्हें अभी सेम इफ यू सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर अर्निंग शील्ड देखोगे, तो इट विल कम 25%, मतलब और बेटर हो गया। स्टॉक प्राइस नीचे गिरा तो अर्निंग शील्ड ऊपर गया, अगर उसका ईपीएस सेम है तो। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, मतलब कि कंपनी मुनाफा अच्छा कमा रही है, ठीक है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है, तो फिर वो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अलग अलग चीजें और होती है, जिसके कंपनी के पास ज्यादा डेट तो नहीं है, कंपनी कितना सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें एसएसजीआर कैलकुलेट होता है, एफसीएफ, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेकिन आगे जाके अपन इसको सिंप्लीफाइड वर्जन्स में सीखेंगे आगे के सेशंस में, जिसमें हम लोग कंपनी ऑपरेशनली कितना सेफ है, ठीक है, मतलब कि कंपनी जो भी सेल्स वगैरह बढ़ा पा रही है कि नहीं, अंदर ही जो ऑपरेशन है वो कितना एफिशिएंटली काम कर पा रही है कि नहीं, वो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर कंसिडर होता है। लेकिन वो फिलहाल नहीं, पर वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जिसमें सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है जीसेक, मतलब कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उससे अच्छा कंपनी अर्निंग्स लेके आके दे रही है कि नहीं, ठीक है, अगर लेके आके दे रही है लेकिन उसमें ईपीएस उसका सेम रह जाता है, एंड अगर उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है, देन इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। आई होप ये सबको समझाओ। अभी एक चीज इसमें सब लोग ने ध्यान दिया रहेगा कि बहुत लोग ने बोला एफडी। अभी कैसा होता है कि कंपैरिजन में आपको एक चीज बोल देता हूँ, एफडी जो करते हैं लोग नॉर्मली 1 साल का करते हैं, 6 मंथ्स का करते हैं, 1 साल का करते हैं, या फिर मैक्स 1.5 ईयर्स का करते हैं, तो उसका रिटर्न बेटर मिलता है, राइट। जब भी हम लोग एमओएस का बात करते हैं या फिर ईवाई की बात करते हैं, उसको हम लोग कंपेयर जीसेक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक लॉन्ग स्केल देखना है, हम लोग को लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना है। दैट इज नथिंग बट 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स। तो 10 साल तक अपना जीसेक बॉन्ड में हम लोग नॉर्मली 8-7% कमा पाते हैं। एट द सेम टाइम कंपनी कितना अच्छा ईवाई कमा पा रहा है वो अपने को कंपेयर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल में शायद कंपनी अच्छा करे नहीं करे बुरा करे, ठीक है, हो सकता है। बट जब 10 साल का देखते हो तो आपको अप्स एंड डाउन फैक्टर इन होने के बाद मालूम पड़ता है कि आपका कंपनी कितना अच्छा कर रहा है ईवाई वाइज। ओके, चलो, एक ने डिमांड किया है कि अपन करके दिखा प्रैक्टिकली। ओके। ओके, मैं मैजियोडॉक पे हूँ, ठीक है, मैजियोडॉक इन फोकस है अभी। इसका मेरे को ईपीएस डायरेक्ट स्क्रीनर डॉट इन पे ईपीएस मिल जाता है कि लास्ट ईयर का 96 रुपीज पे था, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, करंट प्राइस से एंड स्टॉक प्राइस से, विच इज 4724। ओके, कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं है तो यूज कैलकुलेटर यूज करेंगे अपन। हो सकता है मेरा देखिए कैसे भी। ओके, कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है। Okay. दिखेगा दिखेगा, डोंट वरी गाइस, सब दिखेगा। ओके, अब तो बराबर दिखेगा। ओके, होप अभी सबको दिख रहा है कैलकुलेटर। ओके, सो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 4724 को डिवाइड करेंगे अर्निंग्स अपन स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय 96। ओके, 96 के आसपास था। ओके, इनटू, ओके, सॉरी, 24 डिवाइड बाय 96। ओके, 6 इज राइट, मैंने क्वार्टर लेने लिख लिया। नहीं नहीं, ईपीएस 96। ओके, तो व्हेन यू डिवाइड दिस इनवर्स कर देते हो, ठीक है, दिस दिस वे यू गेट 49, जो भी है इसका 49 यू गेट अर्निंग यील्ड। ओके, इसको डिवाइड बाय 100 करना है। ओके, मेरा मैथ्स ठीक है, तो हमने कैलकुलेटर यूज करना पड़ा, बट इन दैट केस यू विल गेट अर्निंग यील्ड विच इज वेरी हेल्दी फॉर द, यू कैन से
मैकडॉक, जो कि तुम बता सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोरली काफी अच्छा है। ईवाई इज फोर, हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें स्क्रीनर पे अच्छा है, अगर तुमने स्क्रीनर पे कैलकुलेट किया तो उनका फॉर्मूला अलग है कैलकुलेट करने का, ये हम लोग का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। स्क्रीनर के कुछ फॉर्मूलाज खुद का। ओके, ओके सो 96 डिवाइड बाय एक्चुअली 4924। हाँ, अब यार, ओके 2%, राइट, मैं वही बोला, इतना अच्छा तो कम नहीं था नहीं, बट ओके यस 2%। माय बैड, आज मेरा फोकस थोड़ा हिला हुआ है, मैं छाछ ज्यादा पी ली थी, ठीक है। बट दिस इज द मेन पॉइंट दैट 2% ऑफ द कंपनी का एमओएस आया, बिकॉज मेरे को सारी कंपनीज का एमओएस या फिर यू कैन से अर्निंग्स यील्ड याद तो नहीं रहेगा, तो आई हैव टू कैलकुलेट इट माई सेल्फ एज वेल। तो यहाँ पे जब भी तुमने अर्निंग्स को करंट स्टॉक प्राइस से डिवाइड किया, तो यू गेट इनटू 100 किया, तो तुम्हें समझ में आ गया परसेंटेज कितना है उसका अर्निंग्स यील्ड का। ओके, एंड इट इज ऑफ कोर्स वे लेस देन यू कैन से जीसेक बॉन्ड्स। एंड यस, आई होप ये चीज सबको समझाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबको समझाओ, इसका मीनिंग समझाओ, इसका इंपॉर्टेंस समझाओ, एंड इसका फॉर्मूला भी समझाओ। हम लोग ने इसका लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, एंड ईवाई का, ईवाई इज एमओएस नहीं, ईवाई एमओएस का एक पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे पता चलता है कि कंपनी अर्निंग यील्ड जितना अच्छा रहेगा, तो ये तुम्हें समझ में आएगा कि इफ इट इज हायर देन जीसेक, ओके, देन यू कैन से इट इज अ मच कंसिडरेबली सेफर इन्वेस्टमेंट, या फिर इट इज अ मोर सेंसिबल इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे अगर तुम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका अर्निंग यील्ड ही कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू उसका, यू कैन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स जितना यील्ड लेके आ रही है, फिर यू कैन से कितना रिटर्न दे रही है, इंपॉर्टेंट वे में बोलूँ तो फिर अगर सपोज मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालू तो मेरे को सालाना 7 से 8% रिटर्न कमा के मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं स्टॉक के अंदर डाल रहा हूँ तो मेरे को 2% मिल रहा है, उसके कोर बिजनेस से मेरे को सिर्फ 2% रिटर्न मिलने वाला है। तो मैं वैसे बिजनेस को चूज नहीं करूंगा, मतलब ऐसे बिजनेसेस बहुत बार अट्रैक्टिव नहीं लगते, लेकिन ऑफकोर्स ये बहुत लॉन्ग टर्म हॉरिजन में तुम चेक करते हो, ठीक है। यू आर सेइंग कि ये स्टॉक का ऑर्डर बुक अच्छा है, उसका प्रॉफिट्स बढ़ सकता है, ये सारे सेंटिमेंटल कंडीशंस आ जाते हैं तो स्टॉक प्राइस ऑफकोर्स ऊपर जा सकता है। लेकिन ये एक चीज है यहाँ पे समझना पड़ता है कि जो भी तुम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कोर बिजनेसली एटलीस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड से अच्छा रिटर्न देके आना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सेक, यस। ओके, आई होप सब लोग को ये समझा हो पार्ट, क्योंकि आगे हम लोग को फिर स्विंग ट्रेड्स के साइड भी कवर करना है थोड़ा। सो आई होप वी कैन मूव अहेड गाइस, गिव अस अ थम्स अप, थोड़ा मतलब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाए। हाँ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सब लोगों को समझा, खुद से कैलकुलेट करो, इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग टू कैलकुलेट, आई वुड से। हाँ, अर्निंग्स है, yield है। अभी 2 मिनट में कैलकुलेट करके बता दिया, भले गलती किया तो भी 2 मिनट के अंदर हो गया, ठीक है। तो वो चीज दिमाग में रखना कि इस सब चीज को एक बार कैलकुलेट करना सीख लो खुद से ही, एंड अगर नहीं भी आता तो फिर screener.in इज वेर यू कैन ऑलवेज गेट दोस थिंग्स। ओके, गोल्डन कॉम्बो फॉर स्विंग, अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड टेक्निकल सपोर्ट जोन्स। अभी हम लोगों ने इतना जो रेशियो समझा, पी रेशियो हो गया, पीएस रेशियो, ईबी अपॉन एबिटा, पीबी रेशियो, ये सारे रेशियोज को हम लोगों ने एक चीज वहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, यू माइट हैव सीन अस, कि जब हम लोग उसको 5 इयर्स या फिर 10 इयर्स टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि जब उसका मीडियन पी के आसपास अगर ट्रेड करे ना स्टॉक, तो फेयरली वैल्यूड है, और अगर उसके नीचे कर रहा है तो उसका अंडर वैल्यूड है। मीडियन इज नथिंग बट ये जो हम लोग लाइन देखते हैं, डॉटेड लाइन देखते हैं, स्क्रीनर डॉट इन का अवेलेबल है, पूरा चार्ट वहीं का है। अगर हम लोग वहां पे चीज चेक करते हैं, इफ वी गेट टू नो कि वो स्टॉक फिलहाल अंडर वैल्यूड स्टेज पे, मतलब वो डॉटेड लाइंस के नीचे है, इट इज ट्रेडिंग एट 35-34 समथिंग, एंड उसका मीडियन पी एज एट 47-48, तो ऑब्वियसली हम लोग एक अंडर वैल्यूड स्टॉक चेक कर रहे हैं। ये चेक कर लिया हम लोगों ने कि इसका एक अंडर वैल्यूएशन का अपने को टिक मार्क मिल रहा है। यहाँ से फिर हम लोग जाते हैं स्टॉक के ऊपर चेक करने के लिए कि वो स्टॉक चार्ट्स उसके चार्ट चेक करते हैं, एंड दैट देन वी गेट टू नो, जिसका भी एक टेक्निकल्स, बेसिक टेक्निकल्स में क्या होता है, जब स्टॉक काफी बार नीचे टच करता है तब उसको सपोर्ट जोन बोलते हैं, और जब उसका काफी बार हाईस पे टच करते जाता है तब उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब एक स्टॉक का टेक्निकल चार्ट हम लोग चेक करते हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टॉक ने काफी बार यहाँ पे रिबाउंड किया है, मतलब एक सपोर्ट जोन पे रिबाउंड किया है। एट दैट टाइम वी गेट टू नो कि स्टॉक सपोर्ट जोन पे भी है, स्टॉक का पी रेशियो भी अंडर वैल्यूड है, दिख रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट द बैंकिंग स्टॉक्स बट द अदर स्टॉक्स लाइक जेके पर और समथिंग, यू कैन से पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल। अभी हम लोग ये जो चार्ट ओपन करके बैठे, दिस इज फॉर पीआई इंडस्ट्रीज। तो जब ये सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है, जब इसका पी रेशियो भी अंडर वैल्यूड है, वी विल टेक डिफरेंट चैप्टर जहाँ पे हम लोग समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कैसे निकालना होता है और क्या सोच के निकालना होता है, बट ऑन पब्लिक हाँ, डिमांड ऑफ कोर्स। बट चीज इतना चीज समझो क्या ना, जब भी कोई भी स्टॉक बहुत टाइम एक ही प्राइस पे
आके रिबाउंड कर देता है, मतलब कि वो डिमांड जोन बन जाता है, ठीक है, मतलब कि वो प्राइस पे स्टॉक का डिमांड अच्छा है। ऐसा कोई जादूगर नहीं होता है जहाँ पे बोलता है ना कि अरे वो स्टॉक पे आके ऑफिस से ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो दैट इज अ स्टॉक वेयर इन्वेस्टर्स आर प्रेफरिंग टू बाय दैट स्टॉक, राइट। वो प्राइस पे सारे इन्वेस्टर्स बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि वो स्टॉक अच्छा है, ठीक है। तो उसको अपन एक सपोर्ट जोन बोलते हैं, डिमांड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक तुम्हें एक सपोर्ट जोन पे मिले एंड वो अंडर वैल्यूड भी हो, देन इट कैन बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि वैसे स्टॉक्स एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर तुम ये भी चेक करोगे, लेकिन उसके अलावा एक तुम बोल सकते हो कि उसमें लिमिटेड डाउनसाइड रहता है, क्योंकि वो पहले से अंडर वैल्यूड है। तो इस चीज की वजह से उसके ऊपर, उसके अर्निंग्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप नहीं है वैसे स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो अगर मार्केट में कुछ तेजी आती है नहीं आती है, तो दे कैन गिव गुड रिटर्न्स। हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स पिक किए, जैसे कि उसमें से एक पीआई इंडस्ट्रीज था जो जेके हम लोग ऊपर। ने, ये जेके ऊपर था। देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स दैट वी हैव पिक्ड ऑन दिस बेसिस, ठीक है, ऑन दिस बेसिस। इसके नहीं हम लोग का गोल्डन कॉम्बो बन जाता है, जहाँ पे हम लोग ऐसे स्टॉक्स चेस करते हैं जो अंडर वैल्यूड भी है, और वो लोग साथ में टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से दे आर ट्रेडिंग ऑन अ सपोर्ट जोन, ओके। दिस पार्ट इज डेफिनेटली टू बी रिमेम्बर्ड कि हम लोग स्विंग ट्रेड्स की बात करें, हम्म। नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। नॉट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इज नथिंग बट अबाउट 2 years, तो उसके एक टाइम के बाद आप शायद चार्ट साइड में रख देते हो, क्योंकि अगर आपको कंपनी अगर अट्रैक्टिव लग रही है तो आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, देखो, आप फिर उसमें डिफरेंट देख। हाँ देखो, यू सी अ बिजनेस दैट इज वर्किंग गुड, ठीक है, फिर उसका भाव अच्छा है कि नहीं, वैल्यूएशन अच्छा है कि नहीं, वो चेक करते हो और उसको ले लेते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में फिर इतना ही करते हो। शॉर्ट टर्म में कैसा, तुम्हें देखना पड़ता है क्या प्राइस पे ले रहे हो एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हें एक साल के अंदर उससे एग्जिट पे लेना है। तो यू बाय इट एट अ सपोर्ट जोन, लेकिन अभी सपोज ये अंडर वैल्यूड है और यहाँ से और नीचे गिरता है, तो उसके पास नेक्स्ट सपोर्ट जोन शायद उसका इतना बाहर बोलते हैं ना ज्यादा नीचे नहीं रहेगा, तो इट विल हैव लिमिटेड डाउनसाइड पोटेंशियल, क्योंकि वो पहले से अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है, तो वो ज्यादा नीचे नहीं गिरता जाएगा। तो वैसे स्टॉक्स में यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मेक अ पोजिशन, एंड इसके दिस कैन बी कंसिडर्ड अ गोल्डन कॉम्बो फॉर अस, जहाँ पे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स पे मिले, जहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे उसका डिमांड जोन रहे, and when you add such stocks in your portfolio it can give you good returns within a year itself, decent returns। तो यहाँ पे हम लोग का पीआई इंडस्ट्रीज था जो हम लोग ने शायद 2 या 3 मंथ्स होल्ड किया था रफली, एंड 3 मंथ्स के अंदर इट हैड गिवन अस अराउंड 30% के रिटर्न्स, एंड सिमिलरली हैपेंड इन जेके पेपर ऑल्सो। उसको हम लोग ने सपोर्ट जोन पे, we accumulated the stock under support zone and it was very undervalued, fundamentally। उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे तब 4-5 पी था सिर्फ जेके पेपर का, एंड इट वाज ट्रेडिंग एट अ सपोर्ट लेवल। यू कैन फाइंड सच स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। अगर तुमने पहले से कुछ स्टॉक्स लेके रखे तो चेक करो कि जाके उसका सपोर्ट जोन्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड उसका वैल्यूएशन वैल्यूएशन कितना सही है नहीं है, ठीक है। ये सेशन में अपने वैल्यूएशन अपना फोकस था। ये हमने सिर्फ एडिशनली एक पॉइंट ढूंढा जिसमें तुम्हें समझ में आए कि काफी बारी जो पहले से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं मार्केट में, वो लोग चार्ट देखना जानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को लगा कि हम लोग एक पॉइंट बताएंगे कि वैल्यूएशन को चेक करके तुम कैसे एक अच्छे स्टॉक्स को उठा सकते हो एट सपोर्ट जोन्स। अगर वो अंडर वैल्यूड एंड सपोर्ट जोन पे, देन इट बिकम्स अ सोने पे सुहागा, यू कैन से। फॉर द पीपल हु आर आस्किंग कि सर सपोर्ट जोन कैसे चेक करें, तो ऑब्वियसली उसका हम लोग अलग वेबिनार वेबिनार लेंगे लेंगे अगर देयर इज बिकॉज, अ पब्लिक डिमांड। इफ नॉट तो आई थिंक यू कैन ज्वाइन ग्रोथ स्क्वाड, जिसपे हम लोगों ने पहले से वेबिनार्स लिए हैं, जिसमें उन्होंने मेंबर्स के साथ साथ में बैठ के हमने उनको बताया था कि कैसे आप चार्ट चेक कर सकते हो, एंड दैट वाज द टेक्नो फंडामेंटल पब्लिक। ठीक है। Okay, so we will take a webinar on that as well separately। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लेने के, लेकिन ये वाले सेशन पे अपन या फिर ये पूरे कोर्स पे अपन फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस रखने वाले हैं। तो टेक्निकल्स पे इतना नहीं जाएंगे। टेक्निकल्स का एक अलग से कोर्स, फ्री कोर्स वो भी डिजाइन करेंगे जिसमें यू कैन गेट टू लर्न अबाउट टेक्निकल्स एज वेल, ठीक है। हम लोग, आई होप हाँ, गाइस ये चारों पार्ट्स जितने भी हमने समझा है, किसी ने यहाँ पे जानने का भी विचार है, सब समझा दे सो गिव अस अ थम्स अप। आ रहा है पीआई टेक इंडस्ट्री सपोर्ट पे टेक आ इट रहा टेक इट टेक इट अहेड एंड यहाँ उतर रहा है स्टॉक दिख रहा है हम लोग को, हमने तो अच्छा स्विंग ले लिया आई वुड से। है। वी हैड आल्सो एग्जिटेड द स्टॉक जस्ट टू कंफर्म दैट हम लोग के पोर्टफोलियो में फिलहाल पीआई इंडस्ट्रीज नहीं है, ओके। सो ओके। अभी एक सिर्फ रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। तुमने क्या क्या सीखा है आज? पी रेशियो, पीबी रेशियो, पीएस रेशियो, ईवी बाय बीटा। अब पी रेशियो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में चेक करना होता है, पीबी रेशियो बैंक्स में चेक करना होता है, पीएस रेशियो ऐसे कंपनीज में चेक करना होता है जिनका क्या बोलते हैं ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट के बिना के ठल्ले खोल के बैठे हैं वो लोग का पीएस रेशियो चेक करना होता है। ईवी बाय EBITDA किसका चेक करना होता है? जिनका नेट प्रॉफिट नहीं है लेकिन वो एक्सपेंशन मोड में, इसके लिए उनका नेट प्रॉफिट नहीं है पर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो उस केस में तुम ईवी बाय EBITDA चेक कर सकते हो, ठीक है। पी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लेना हो तो।
एंड यहाँ पे अर्निंग्स, ऐसे स्टॉक्स को चेस करना है जिनके अर्निंग्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन प्राइस स्टैग्नेंट है। प्राइस आदमी तो अर्निंग्स को मैच करने चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है और स्टॉक के ऊपर अर्निंग्स अच्छे प्रॉफिट पोस्ट करने का प्रेशर बना हुआ हो और वो कहीं बिजनेस में हक दे, मतलब उसका रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, जो भी वॉट एवर बिजनेस में डिफिकल्टीज फेस हुआ जिससे क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो लिखे लाएगा हेडलाइंस पे मिसेस एस्टिमेट्स और स्टॉक गिरेगा 20-30% नीचे सीधा, ठीक है। तो वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। एग्जांपल के तौर पे जहाँ पे अर्निंग प्राइस बहुत फास्ट बढ़ रहा था लेकिन अर्निंग्स इतना तेजी से नहीं बढ़ पाए, वहां रिन्यूएबल्स हम लोगों ने बताया आपको। जेके पेपर वाज वन ऑफ द स्टॉक जहाँ पे 2017 से 19 के बीच में कंपनी के अर्निंग्स बहुत कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे लेकिन उसका प्राइस स्टैग्नेंट रह गया था। आई होप पी रेशियो सबको समझाओ तभी के टाइम से। पीबी रेशियो वर्क्स बेस्ट फॉर द बैंक्स क्योंकि पी रेशियो में पीएनएल प्रॉफिट और ये सब कंसिडर होता है, और बैंक्स बहुत गफला करते हैं प्रॉफिट में। दे कैन ऑलवेज मैनिपुलेट प्रॉफिट्स वेरी इजीली। बैलेंस शीट मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके ने अपन पीबी रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिसका रेशियो तुम्हें दिया है, स्टॉक प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करता है, बुक वैल्यू डिराइव होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी से। ये अगर तुम्हें सब रेशियो, सॉरी तुम्हें ये सब बैलेंस शीट पीएनएल समझना है तो हमारा लास्ट सेशन देख लेना, उसमें हम लोगों ने ज्यादा बेटर तरीके से कवर किया जिसके अंदर हम लोग पीएनएल समझा क्या होता है, बैलेंस शीट होता है समझा, ठीक है। तो वी होप ये चीज सबको समझाओ। और पीबी रेशियो बैंक्स एंड एनबीएफसी में यूज करना होता है। ओके। ईवी बाय एबिटा क्या होता है? ईवी बाय एबिटा होता है तो वही कंपनीज जिनके ऊपर बहुत ज्यादा केपेक्स रहता है, जिनके ऊपर डेट रहता है, ये वो यू कांट have profits to be able to calculate the net profit in those stocks। इसके ने तुम उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से उनका वैल्यूएशन जज करने जाते हो। पीएस रेशियो में वैसे कंपनीज जिनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है, नेट प्रॉफिट भी नहीं है, सिर्फ सेल्स है, तो वैसे कंपनीज का तुम पीएस रेशियो चेक करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यूएशन चार्ट जो तुम्हें स्क्रीनर.इन पे मिल जाएगा, यहाँ से मालूम पड़ता है कि मीडियन पी है या मीडियन जो भी ईवी बाय बिटा पीबी पीएस जो भी है उसके नीचे है, देन इट कैन बी कंसिडर्ड अंडर वैल्यूड। इफ इट इज अबव दैट इट कैन बी कंसिडर्ड लिटिल ओवर वैल्यूड। ओके, वी होप ये चीज सबको समझ में आ रहा है। आई नो आई एम गोइंग पीस 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 करने जा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। इट्स अ समरी। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबको समझा कि जो भी सबसे सेफेस्ट एसेट है दुनिया का या फिर इंडिया का, दैट इज जीसेक, उससे अच्छा रिटर्न कोर ऑपरेशन में देना चाहिए तुम्हारा जो भी कंपनी है वो इतना अच्छा प्रॉफिट छापना चाहिए जो तुम्हारे जो भी तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे, कि वो एटलीस्ट बीट करे यू कैन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह को, ठीक है। तो वो वैसे टाइप के कंपनीज थोड़े अट्रैक्टिव बन जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी वैसे टाइप के कंपनीज आपको ढूंढने पड़ेंगे आपके पोर्टफोलियो में। इसका हम लोगों ने लाइव एग्जांपल भी दिया जिसमें हम लोगों ने पहले हक दिया, फिर ठीक से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने समझाया कि अर्निंग्स डिवाइड बाय सीएमपी होता है, सीएमपी डिवाइड बाय अर्निंग्स नहीं तो पी रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज इनवर्स टू पी रेशियो। एग्जाम्पल के साथ समझा है कि अगर कंपनी का अर्निंग्स बढ़ रहा है लेकिन उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो उसका अर्निंग्स यील्ड बेटर हो जाता है, मतलब कि इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर्स, द अंडर वैल्यूड हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझाओ। कंपनीज विद इंक्रीजिंग ईवाई प्रोवाइड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कोर बिजनेस। ओके, ये आई होप इसका भी अगर तुम्हें चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड गोल्डन कॉम्बो, ठीक है, जिसमें तुम ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हो जो अंडर वैल्यूड है और टेक्निकली, मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको पहले से थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस आते रहेंगे, वी आर अज्यूमिंग दैट। तो उस चीज के अंदर ऐसे स्टॉक्स जो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं पहले से ही, मतलब कि स्टॉक प्राइस नीचे है और वो लोग अंडर वैल्यूड भी है, तो दे प्रोवाइड गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कि तुम उसमें स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। With this, guys, we conclude today's webinar.